हेलो एवरीवन। आज है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, वो सब हम देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले महाराष्ट्र और झारखंड में जो है अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां पे डेट फिक्स कर दी गई है 13 और 20 जो नवंबर है। तो 20 नवंबर को महाराष्ट्र में होंगे और झारखंड में दो फेज में होंगे, 13 और 20 को। ठीक है। उसके बाद है चीफ इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि जो पहले ही एग्जिट पोल निकाल देते हैं टीवी चैनल, ये ठीक नहीं है जब तक तो काउंटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन, हमारे राजीव कुमार। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे राजीव कुमार। अब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज। ठीक है। आर्टिकल 324 से 329 तक आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमीशन होंगे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है। और जो चीफ इलेक्शन कमीशनर है वो चेयरमैन, एज ए चेयरमैन करते हैं एक्ट, जब बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर है वो अपॉइंट किए जाते हैं। रीजनल कमिश्नर होते हैं ऐसे ही। तो अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक कमेटी रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर कोई भी होते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। इन तीन लोगों की जो एक कमेटी होती है वो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और फिर उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ये एक्ट था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसमें अमेंडमेंट किया गया 23 में, तब ये कमेटी मतलब कि फॉर्म की गई थी। एक सर्च कमेटी भी मतलब कि हेड की जाती है, एक सर्च कमेटी जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं, जिसमें 5 नाम दिए जाते हैं। टर्म इनकी होती है 6 साल, या फिर जब तक इनकी एज 65 ना हो। रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग तो रिमूवल इनको जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जाता है उसी मैनर में किया जा सकता है, यानी कि बोथ हाउस की मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी के साथ, या फिर प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के साथ। अदर इलेक्शन कमीशनर, रीजनल जो कमिश्नर हैं वो रिमूव किए जाते हैं ऑफिस से, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको क्या करे, रिकमेंड करे। जो प्रोटेक्शन है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अदर इलेक्शन कमिश्नर को नहीं है। सैलरी एंड अलाउंस जो मेंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका कौन, कहाँ से आता है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सिमिलर इक्वल सैलरी एंड अलाउंस होती है। ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर का। तो ये था, हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा। तो क्वासी जुडिशियल एक बॉडी है, और यही इंपॉर्टेंट था इसके बारे में। आगे चलते हैं। स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी फार्मर के लिए, जो उनका हार्वेस्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए महाराष्ट्र से बिहार तक, ये बोला है किन्होंने, अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। तो क्या नाम होगा स्पेशल ट्रेन, शेतकारी समृद्धि किसान, सेहतकारी समृद्धि किसान के नाम से। पहले किसान ट्रेन भी बोला जाता था। अच्छा, जो एमएलसी देखो, एक होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी स्टेट में, और एक होती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। जैसे पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं स्टेट में। लेकिन जो ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो सब स्टेट में नहीं होती, कुछ ही स्टेट में है। ये 7 स्टेट में है, तो अराउंड अराउंड 7, पता नहीं 6। तो महाराष्ट्र में ये है, तो वहां पे नॉमिनेट किए हैं कुछ मेंबर्स को। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स को नॉमिनेट कैसे किया जाता है ये हम देखेंगे। ठीक है। तो बाइकैमरल सिस्टम है ये, आर्टिकल 129 में है, 169 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। तो 171 में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, कंपोजिशन है, मैनर ऑफ इलेक्शन, 1/3 जो मेंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल के, 1/3 मेंबर
वो इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट के एमएलए के द्वारा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए होते हैं उनके द्वारा। और 1/3 किसके द्वारा इलेक्ट मतलब कि इलेक्ट किए जाते हैं, 1/3 बाय स्पेशल इलेक्टोरेट comprising सीटिंग मेंबर ऑफ लोकल गवर्नमेंट सच एज म्यूनिसिपैलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो मेंबर होते हैं वहां से आते हैं। 1/12 इलेक्टोरेट ऑफ टीचर इलेक्ट करते हैं, और 1/12 को कौन करते हैं, ग्रेजुएट। ठीक है, तो उसके बाद जो रिमेनिंग मेंबर हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, 5 फील्ड से, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस और कोऑपरेटिव मूवमेंट। कोऑपरेटिव मूवमेंट जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट प्रेसिडेंट के एरिया में नहीं है, प्रेसिडेंट 4 एरिया से करते हैं, आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस, लेकिन गवर्नर में कोऑपरेटिव मूवमेंट भी ऐड हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में काफी न्यूज़ आई हैं, तो आइए कुछ थोड़ा सा बहुत देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में और हाई कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं। पार्ट 6 में आर्टिकल 214 से 231 तक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बना था, पार्ट 6 में है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, जो 7th अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के सिंगल हाई कोर्ट हो सकते हैं। जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वो कोर्ट टर्मिनस होता है टेरिटरी के, और पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकती है जुरिडिक्शन हाई कोर्ट का यूनियन टेरिटरी, या फिर एक्सक्लूड कर सकती है। कंपोजिशन जो है वो उतने जज होते हैं जो डिसाइड किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उतने नंबर ऑफ जजेज होते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की गवर्नर के साथ कंसल्ट करके और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके प्रेसिडेंट ऑफ अपॉइंट करते हैं, और अदर जजेज में इन सबको मिला के साथ में गवर्नर, जो गवर्नर ऑफ स्टेट हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ उस हाई कोर्ट के, उसको भी सेकंड जज जो केस आया था उन्होंने क्या कहा था, जो एडवाइस टेंडर की जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा वो क्या बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर। और थर्ड जो केस आया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट किससे करेगा, टू सीनियर मोस्ट जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को करने से पहले। अगर बिना कंसल्ट करे करते हैं तो रिकमेंडेशन वो बाइंडिंग नहीं होगी। चीफ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जो हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन है, 5-10 साल तक उसको जुडिशियल ऑफिस में काम किया जाना चाहिए, या फिर एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट नहीं है, और ना ही मिनिमम एज है। ठीक है, ओथ कौन दिलाता है, गवर्नर ऑफ स्टेट। सैलरी एंड अलाउंस जो है पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है टाइम टू टाइम, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में वो कम या ज्यादा की जा सकते हैं, बाकी कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें उनको कम किया जा सके। टेन्योर 62 ईयर की एज जब तक नहीं होती, प्रेसिडेंट को वो क्या कर सकते हैं, रिजाइन दे सकते हैं, रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, सेम मैनर में जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को किया जाता है, उनको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। तो ये सारा था। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम काफी बार देख चुके हैं, तो अब नहीं देखेंगे। सीबीआई के बारे में भी काफी ज्यादा बार देख चुके हैं, तो सीबीआई एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आइए एडिटोरियल पे आते हैं। ए फूड सफिशिएंट इंडिया नीड टू बी हंगर फ्री टू। देखो जो फूड सफिशिएंट, आज फूड के ऊपर 3 आर्टिकल आए हैं क्योंकि आज वर्ल्ड फूड डे है। ये आर्टिकल भी फूड पे है। फूड एक्सेस इज अबाउट इक्विटेबल एग्री फूड सिस्टम, ये भी फूड पे है, और ये भी लगा लो फूड पे, ये यील्ड पे है। ठीक है, एग्रीकल्चर पे। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीजें तीनों आर्टिकल में क्या क्या दी गई है। देखो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कितने 17 है। ठीक है, और 169 उसमें मिनी टारगेट है। उनका जो कंप्लीट कब तक करने हैं, 2030 तक। 2015 में स्टार्ट हुए थे। तो उसमें फूड सिक्योरिटी, हंगर कौन सा है, पहला है पॉवर्टी, फिर है हंगर। तो फूड सिक्योरिटी उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फूड इनसिक्योरिटी जो वर्ल्ड में चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी की वजह से, और एक्सट्रीम जो इवेंट हो रहे हैं क्लाइमेट्स, और मतलब कि इकोनॉमिक स्लोडाउन, इन सब की वजह से काफी फूड इनसिक्योरिटी चल रही है, और मेल न्यूट्रिशन की इनसिक्योरिटी की वजह से। तो जिस वजह से मतलब कि जो फूड है वो प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है लोगों को। तो अगर फूड सफिशिएंट होना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को फूड मिल जाए, लेकिन इसका मतलब ये है कि सभी को बैलेंस्ड फूड मिले और उनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी,
जैसे हम बोलते हैं ना कंक्लूजन में, फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। कौन सी? न्यूट्रिशनल। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। अगर न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी नहीं होगी तो सबसे पहले तो परचेजिंग कैपेसिटी, ग्लोबल हंगर इतनी ज्यादा है कि जो मतलब परचेजिंग जो कैपेसिटी है वो लोगों की उतनी रही नहीं है। क्यों? जो मतलब क्योंकि जो अलग अलग इनइक्वालिटीज हैं वर्ल्ड में, तो ग्लोबल मैग्नीट्यूड अंडर नोरिस्ड, जो अंडर नोरिस्ड जो पीपल हैं वो 9.4% थे, या फिर 757 मिलियन थे 2020 तक। ठीक है, और ये लोग सबसे ज्यादा अफ्रीका में 20%, और एशिया में 8.1% है, 6.2% लैटिन अमेरिका में है, और 7.3% का है ओशिनिया में। ठीक है, अगर रियल में देखें तो एशिया लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड है, जो जिसमें सबसे ज्यादा हंगर है, 3.84 मिलियन एज कंपेयर टू 2.9 298.4 मिलियन इन अफ्रीका। अफ्रीका में तो सिर्फ 298.4 मिलियन है, लेकिन एशिया में 384 मिलियन है। और जो ये प्रोजेक्ट जो ट्रेंड है ये बता रहा है कि 2030 तक और ज्यादा अंडर नोरिश्ड या फिर हंगर लोग होंगे अफ्रीका में। ठीक है, तो अंडर नोरिशमेंट क्या है? मतलब कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन ना मिलना उसमें। और दूसरी चीज क्या है, एक रूरल बायस भी है। रूरल लोगों में ज्यादा मार्जिनल, मतलब कि अर्बन लोगों में इतना है नहीं जितना रूरल में है या सेमी अर्बन एरिया में है। जेंडर डिवाइड भी है, अगर जेंडर में देखें तो फीमेल ज्यादा अंडर नरिश्ड है। तो सबसे पहले ये है क्यों? क्योंकि लैक ऑफ परचेजिंग पावर का है। परचेजिंग पावर के मतलब है हम कितना खरीद पा रहे हैं। मान लो 10 रुपए में हम इंडिया में क्या खरीद पा रहे हैं, और 10 रुपए में हम चाइना में कितनी चीज खरीद पा रहे हैं। अगर 10 रुपए में हम चाइना में 4 पार्ले जी के बिस्किट खरीद पा रहे हैं और इंडिया में एक खरीद पा रहे हैं, तो इसका मतलब चाइना की परचेजिंग पावर अच्छी है। ठीक है, तो परचेजिंग पावर नहीं है। द कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट, COHD, कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट एज्यूम सिग्निफिकेंस। तो इससे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी हमें कितनी पड़ती है, एक थाली 50 की पड़ती है, 60 की पड़ती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंट ईयर में जो ये कॉस्ट है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एवरेज जो 3.96 थी, उससे परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो 3.96 PPP, परचेजिंग पावर पेरिटी जो है पर पर्सन पर डॉलर 2022 में थी। ठीक है, अब मतलब कि 3.9 ये थी। अब क्या बोल रहे हैं ये कि the undoubtedly varies across very world region in PPP region with the same being 4.20 in Asia। एशिया में कितना है? 4.20। जो COHD है, कॉस्ट ऑफ जो हेल्दी डाइट है, वो अनेबल है, मतलब कि अफोर्ड हम नहीं कर पा रहे। वो भी जो कॉस्ट है, दोज अनेबल टू अफोर्ड ए हेल्दी डाइट एट द ग्लोबल डिक्रीज्ड। पहले 2.88 मिलियन लोग थे, वो 2.83 मिलियन हो गए, मतलब कि जो अनेबल हैं उसको परचेज करने में। ठीक है, लेकिन जो लो इनकम कंट्रीज हैं वो आज भी उनमें मतलब कि हेल्दी डाइट की एक्सेस मतलब काफी कम है। वो हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहे। वैसे तो उनकी कमी हुई है, लेकिन आज भी मतलब कि जो गरीब कंट्री है वहां पे ये नहीं हो रहा। जो जीरो हंगर है उसका जो ड्रीम है 2030 तक, ये काफी बड़ा थ्रेट है, क्योंकि वो पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो कॉस्ट है, अफोर्डेबिलिटी है, वो हाई है काफी। तो सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिकलिटी लाई करती है वो फूड प्राइसेस को मतलब रेगुलेट किया जाए, और जो फूड एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस किया जाए टोटल एक्सपेंडिचर से। ठीक है, तो थालीनोमिक्स एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, थालीनोमिक्स। इसका मतलब क्या है? रीजनेबल अफोर्डेबिलिटी न्यूट्रिशनल कंप्लेंट मील फॉर एवरी इंडियन। थालीनोमिक्स कीवर्ड है, ये यूज करना। GS3 में है ये फूड वाला टॉपिक, फूड सिक्योरिटी। जो शेयर है रूरल पॉपुलेशन का, रूरल इंडियन पॉपुलेशन का 2011 में, कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डाइट के लिए 100% इनकम जो स्पेंड करते हैं उन फूड पे, वो क्या है? 63.3%। यानी कि 100 में से 63 लोग तो ऐसे हैं जिनकी पूरे दिन की इनकम सिर्फ खाने खाने में ही निकल जाती है। मतलब 100 रुपए ही कमाते हैं वो, या 50 ही कमाते हैं। तो फूड सिक्योरिटी में काफी कम इंप्रूवमेंट हुआ है, अनइवन प्रोग्रेस है अलग अलग जगह पे। तो वेकअप कॉल क्या है? हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन की इंडिया की जरूरत है एग्री फूड सिस्टम से।
ठीक है। देयर नीड टू बी a transformation of India agri food system that it built resilience in major driver and address inequalities। पहले इन inequality पे काम करना पड़ेगा और हेल्दी डाइट्स और अफोर्डेबल डाइट हमें सबके लिए अवेलेबल करवानी पड़ेगी। अनहेल्दी डाइट भी काफी ज्यादा है इंडिया में। जो अनहेल्दी डाइट है वो काफी इम्बैलेंस है, कंपोजिशन है वो, मतलब कि उसमें जो न्यूट्रिशन है वो अलग अलग है। 8 लैंसेट रेफरेंस, ठीक है, एक ये कोई रिपोर्ट है, फर्स्ट फुल साइंटिफिक रिव्यू उन्होंने जो दिया था, रिकमेंडेशन बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसमें क्या रिकमेंडेशन देगी? इन साउथ एशिया ए डाइट माइट को 60% ऑफ मीन डेली पर कैपिटा हाउस होल्ड किंगडम income, the lack of affordability of healthy food may be one of the reason for their low consumption in India। अब क्या बोल रहे हैं ये, जो मतलब कि in fact qualifying such reference diet would not be affordable for much of the low income population। मतलब कि एक हेल्दी डाइट की किसी ने डेफिनेशन दी कि ये होती है, लेकिन इसको सारी पॉपुलेशन तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो कुछ ही लोग हैं जो लैक है अफोर्डेबिलिटी की हेल्दी फूड में, ये एक रीजन है लो कंजम्पशन का इंडिया में। फिर भी midst of subsidy and market regulation, जो बेसिक फूड है सच एज सीरियल्स इन इंडिया लो अफोर्डेबिलिटी may not be the sole reason for non compliance with रेगुलर फूड इनटेक। मतलब लो अफोर्डेबिलिटी ओनली रीजन नहीं है, उसके अलावा बाकी भी कुछ रीजंस हैं। हमने जैसे मतलब सब्सिडीज भी दे रखी हैं, मार्केट रेगुलेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो एविडेंस क्या सजेस्ट करते हैं कि रिचेस्ट 5% इंडियन हाउस होल्ड टू कंज्यूम लेस ऑफ प्रोटीन रिच फूड अगेंस्ट प्रोसेस्ड फूड। प्रोटीन रिच फूड नहीं लेते जो रिचेस्ट हैं, वो प्रोसेस्ड फूड ज्यादा लेते हैं। प्रोसेस्ड फूड जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, जो तले जाते हैं तेल में। तो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेयरनेस, अगर इसकी बात करें तो ये एक्सेसिबिलिटी मतलब वन ऑफ द मेजर कोज है कि क्वालिटी ऑफ डाइट में उतने सारे न्यूट्रिशन नहीं ले पाते। ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है उसमें क्या है, हंगर जो ग्लोबली है और इंडिया में, तो कॉन्टिन्यूसली कंट्रोवर्सी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इंडिया को कहाँ प्लेस किया जाता है? पुअरली अदर नेशन में, ठीक है। बट इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कनेक्ट लेस विद हंगर पर से, दिस इज बिकॉज इट्स कंपोनेंट आर मोर अबाउट न्यूट्रिशन एंड अर्ली एज मोरालिटी। जो जीएचआई कैलकुलेट किया जाता है उसके जो कंपोनेंट है वो न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए इंडिया को पीछे मूव किया जाता है पुअर कंट्रीज में। रियलिस्टिक हंगर डोमेन में गो वेल बियॉन्ड फूड इनसिक्योरिटी। जो रियलिस्टिक हंगर है वो फूड इनसिक्योरिटी से भी आगे जा सकती है। एंड न्यूट्रिशन कंपाइलेंस हैविंग ए स्क्वायर मील ए डे, दिस इज ए स्टैटिक्स that is much available to our survey which show that number of meal consumed by individual in the last 30 days, ये दिखाता है। तो एवरेज नंबर ऑफ मील दिखाया जाता है। जो स्टैटिक्स है एनएसएसओ के द्वारा जो मतलब कि दिखाया जाता है रिसेंट कंजम्पशन सर्वे में, 3.2% इंडियन पॉपुलेशन है नॉट कंप्लाइंट विद ए मिनिमम 60 मील इन ए मंथ, which is equal to square meal a day। In fact, more than 50% of population are reported to have 3 meals a day। मतलब कि 50% से जो ज्यादा लोग हैं वो 3 बार खाना ले लेते हैं दिन में। Using the calculation of those all who fall short 2 square a meal a day, arrive calculation 2.4% of the population fall under this category। तो 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि मतलब काफी पुअर है, जिसकी अफोर्डेबिलिटी। वर्ल्ड फूड डे जो थीम है उसकी जो मतलब थीम है राइट फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। जो क्या सिग्निफिकेंस दिखाती है कि हंगर फ्री वर्ल्ड कैसे बनाया जाए, यूनिवर्सल राइट टू फूड। राइट टू जो फूड कैंपेन है काफी अच्छा मोमेंटम इंडिया में मिला था, मतलब हर सिटीजन को अवेयर किया गया था। तो सिचुएशन और सरकमस्टांटिस हैं जहां मतलब इंडिविजुअल है वो हंगरी may go hungry as they do not have means to buy food, but mechanism to provide free food by setting up food bank that evolve a way to avoid food wastage may be an ideal alternative। but जैसे हम फ्री फूड प्रोवाइड करते हैं या फिर मतलब काफी लो कॉस्ट पे, लेकिन वहाँ फूड वेस्टेज नहीं होना चाहिए। फूड वेस्टेज को डिस्करेज करके प्रॉपर कलेक्शन करके वो एक रीजन किया जा सकता है। ए नेशन दैट इज प्राउड अबाउट बीइंग सेल्फ सफिशिएंट इन इट्स फूड नीड टू क्वालिफाई एज बीइंग ए हंगर फ्री नेशन एज वेल। जो सेल्फ सफिशिएंट होता है फूड नीड को, उसको मतलब हंगर फ्री नेशन भी माना जाता है। फूड सफिशिएंट रीजन इन द वर्ल्ड शुड एंश्योर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन मैनर
सो दैट फूड डिफिशिएंट वंस आर नॉट लेफ्ट आउट। रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, जिसके पास ज्यादा फूड है वो ट्रांसपोर्ट करे, लोगों तक पहुंचाए, और सो दैट पूरे वर्ल्ड में हंगर ना रहे। तो ये था फूड के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। नोबेल पीस प्राइज इस बार किसको मिला है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, जो निहोन निहोन हिंदाइन को, ये ऑर्गेनाइजेशन है। जब हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक किया था यूएसए ने 1945 में, तो वहां पे जो जो उससे सफर्ड हुए थे लोग, उनके लिए ये काम कर रही है, तो इनको ये मिला है। तो इस पे आर्टिकल है। तो फूड एक्सेस इज अबाउट इक्विटेबल एग्री फूड सिस्टम। अब वही फिर से आर्टिकल आया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एफएओ, ये सब यहाँ पे काम करते हैं। तो फूड सिक्योरिटी इंडिविजुअल के लिए और सोशल स्टेबिलिटी के लिए भी काफी जरूरी है। ठीक है। एक रिपोर्ट 2024 की ये है कि 733 मिलियन पीपल फेस हंगर। क्या फेस करते हैं? हंगर फेस करते हैं। हाईलाइट द अर्जेंसी ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी। आज भी 733 मिलियन लोग हैं वो इनसे मतलब कि हंगर। इंडिया में क्या रहा? इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तब जाके इंडिया ने फूड, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क के लिए आया, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन फिशरी के लिए आया, इन सब एफर्ट की वजह से इंडिया क्या हुआ, हम मतलब सेल्फ सफिशिएंट तो बने। इनइक्वालिटी को हम एड्रेस कर सकते हैं इवन वर्ल्ड लेवल पे भी। इंडिया की जर्नी कब स्टार्ट हुई? मतलब फूड सिक्योरिटी में लास्ट 60 साल से इंडिया ने काफी अच्छा किया है। तो फूड डेफिशिएंट नेशन था, काफी कम पैसे हमारे पास फूड नहीं था, हम यूएसए से फूड मंगवाते थे, मतलब ग्रेन अनाज वगैरह, और यूएसए जो पिग्स को फूड दिया जाता है वो इंडिया को भेजता था। तो काफी हम बुरी सिचुएशन से निकले हैं। तो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए, और मतलब ये आईसीआर, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन सब ने मिलकर काफी काम किया। एक की पिलर क्या है इंडिया की फूड सिक्योरिटी? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसमें 800 मिलियन से ज्यादा लोगों को फूड प्रोवाइड किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अप्रूव किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस, राइस के अंदर सारे न्यूट्रिशन मिला के फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये स्कीम को 2028 तक हमने एक्सटेंड कर दिया। जो इंडिया का कमिटमेंट है इंप्रूव करना हमने न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी को, ये चीज ये दिखाता है। तो इंडिया का जो फूड सिस्टम है वो स्ट्रोक कमिटमेंट दिखाता है, हंगर को कैसे प्रिवेंट किया जाए अपने जो सिटीजन है उनके बीच में। जो इफिशिएंट कोलैबोरेशन है नेशनल पॉलिसी और लोकल इनिशिएटिव के बीच में, वो इंडिया के फूड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को और ज्यादा रोबस्ट करती है। तो इंडिया का जो एडवांसेज है इस सिस्टम में, ये काफी, इससे फूड अच्छा होगा तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। चैलेंजेस क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में? इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफी कॉर्नरस्टोन है इसकी इकोनॉमी का, लेकिन इसके अंदर फिर भी काफी सारे चैलेंजेस हैं। 93.09 जो मिलियन एग्रेरियन हाउस होल्ड हैं, वो 82% उन्हें संभाल है। मतलब बहुत छोटे छोटे से किसान हैं हमारे, 1 एकड़ या 2 एकड़ से कम जमीन है, और मार्जिनल फार्मर है जिनपे 2 एकड़ से भी ज्यादा, 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। तो ये फार्मर क्या करते हैं, इनको डिफिकल्टी फेस होती है, जिससे जो प्रोडक्टिविटी और रूरल लाइवलीहुड है वो काफी इंपैक्ट होता है। नेचुरल जो रिसोर्स डिग्रेडेशन है वो चैलेंज करता है हमें। हम ज्यादा ग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं, तो वाटर टेबल है वो नीचे जा रही है। हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, मोनोक्रॉपिंग का यूज कर रहे हैं, एक ही क्रॉप को बार बार वो मतलब कि उसको बार बार ग्रो कर रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जिस वजह से हमें क्या है मतलब कि इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा वाटर यूजेज में, सोयल मैनेजमेंट में। फ्रेगमेंटेड जो लैंड होल्डिंग है उस वो लिमिट करती है स्मॉल होल्डर को, कि वो मॉडर्न टेक्निक, छोटे छोटे किसान के पास मॉडर्न टेक्निक का एक्सेस नहीं होता, पैसे नहीं होते, प्रोडक्टिविटी उससे नहीं आ पाती उन लोगों की। तो इम्प्रूव करना पड़ेगा हमें मार्केट एक्सेस, कि स्मॉल होल्डर जो फार्मर है उनके पास भी वो सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और जो सप्लाई चेन है उनका एक्सेस बढ़ाया जाए, और उनको लिंक किया जाए मार्केट से अच्छे से, और उनकी इनकम बढ़ाई जाए, सो दैट, और फूड वेस्टेज है उसको कम किया जाए। जो रूरल पुअर्टी और इनइक्वालिटी है वो भी प्रेजेंट है, ऑनगोइंग चैलेंज है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर वो एक्सेस कर सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को, टेक्नोलॉजी को, मॉडर्न इरिगेशन को। हमें ऐसा एक मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। जो क्लाइमेट चेंज है वो कंटिन्यू, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है एग्रीकल्चर का। वेदर पैटर्न सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, वाटर कंजर्वेशन, सोयल हेल्थ रिस्टोरेशन, हमें ये सारी चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। रोम बेस्ड एजेंसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रमोट किया नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स को मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा, मार्केट एक्सेस को और
एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, एजुकेशन प्रोवाइड करके, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करके, वल्नरेबल रिसोर्स प्रोवाइड करके वल्नरेबल कम्युनिटी को हम एम्पावर कर सकते हैं। स्मॉल जो किसान हैं 2 एकड़ से नीचे जो 82% किसान हैं उनको, और एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्रिएट कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी और रूरल प्रोस्पेरिटी के लिए। राइट टू जो फूड है वो एक्सटेंड होता है बियॉन्ड एग्रीकल्चर एंड टचेज द लाइफ ऑफ ऑल। ऐसे नहीं है कि सिर्फ राइट टू फूड का मतलब फूड मिलेगा, नहीं, एग्रीकल्चर से आगे भी जाता है। मिलियंस ऑफ नॉन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है उनको इंक्लूड करता है। एक्सेस टू सेफ न्यूट्रिशन एंड अफोर्डेबल फूड एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है सबके लिए, ठीक है, रिगार्डलेस एम्प्लॉयमेंट और लोकेशन। विद इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी नॉन फार्मर इन जो फैमिली है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो फूड अवेलेबिलिटी है नॉन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के लिए, वो मतलब कि रिलाई किस पे करते हैं, रिजिलियंट फूड सिस्टम पे, ठीक है। एड्रेस करना है हमें फूड इनइक्वालिटी को, इंश्योर करना है एवरीवन को कि वो फूड स्पेशली अर्बन एरिया में वो अच्छे से उनको मतलब कि न्यूट्रिशन वाला फूड अच्छे से मिले। सोशल सेफ्टी नेट और मार्केट इंटरवेंशन क्रूशियल, अगर हमें स्टेबल करना है प्राइस को और वल्नरेबिलिटी को हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है इंडिया में वो काफी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है उसने, और मतलब कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड दोनों के लिए कंटिन्यू एफर्ट किया जा रहा है कि फूड एक्सेस और इनइक्वालिटी है उसको कम किया जाए। इसीलिए हमने पीडीएस जैसा सिस्टम और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लगा रखा। वर्ल्ड फूड डे जो है आज 24 में हमें रिमाइंड किया जाता है कि फूड एक्सेस सिर्फ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ही नहीं है बल्कि इक्विटेबल, रिजिलिएंट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फूड प्रैक्टिसेस करनी है। जो पार्टनरशिप है एफएओ, आईएफएडी और डब्ल्यूएफ पी के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरस्कोर कर दिया कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव फूड सिक्योरिटी। वी मस्ट कंटिन्यू टू सपोर्ट बोथ फार्मर एंड नॉन एग्रीकल्चरल फैमिली, दोनों को सपोर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ करना पड़ेगा लाइवलीहुड को और रिड्यूस करना पड़ेगा फूड इनइक्वालिटी को, सो दैट कोई भी पीछे ना रहे। हमारी कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी को एक हेल्दियर और अच्छा और पीसफुल सोसाइटी में रहें जहाँ पे सब लोग एक बेटर लाइफ और बेटर फ्यूचर एंजॉय कर सकें। तो दिस वन द इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑन वर्ल्ड फूड डे। यूएसए सप्लाई कर रहे हैं वेस्ट एशिया में मतलब इसराइल को वेपन्स, तो ये बड़ा गलत है। तो ये इस पर आर्टिकल है। यील्ड कैन नॉट बी द सोल इंडिकेटर। इस आर्टिकल में क्या बोला गया है कि सिर्फ एक ऐसे नहीं है कि अगर हमारा यील्ड अच्छा हो रहा है तो सोल इंडिकेटर वही है। हम पहले क्या करते थे कि मतलब अगर यील्ड बढ़ाना है तो मतलब अगर इनकम बढ़ानी है तो यील्ड बढ़ाना होगा, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि हमें यील्ड मैक्सिमाइज मतलब कि यील्ड मैक्सिमाइजेशन की बजाय हमें बाकी चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। एक तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है, ठीक है। इंडिया हैज लॉस्ट अबाउट 1 लाख मतलब 1,04,000 से भी ज्यादा, 10,40,000 से भी ज्यादा वैरायटी ऑफ राइस को ग्रीन रिवॉल्यूशन में इंडिया खो चुका है। तो एग्रीकल्चर रिजिलियंस है, जो इंटेंसिफाइड फ्लड है, ड्रोट है, हीट वेव है, ये सब भी तो उससे इम्पैक्ट होते हैं। तो हाई यील्ड के पीछे हमने बहुत सारा नुकसान कर दिया है। रिलीजियंट एंड न्यूट्रिशन वन, न्यूट्रिएंट्स वो काफी डिक्लाइन हो चुके हैं। मिलेट्स का हमारा प्रोडक्शन ड्रॉप हो चुका है 10 मिलियन से 1950 से। राइस और व्हीट ग्रोन कर चुके हैं। राइट और व्हीट तो ग्रोन कर चुके हैं लेकिन मिलेट जो अनाज है जैसे बाजरा, रागी, इनका प्रोडक्शन हम बहुत कम करते हैं। तो फ्यू प्रिंसिपल हैं जो हेल्प कर सकते हैं इंडिया को सेव करने के लिए। फर्स्ट क्या है, ठीक है, हमारा जो फूड सिस्टम है वो हमारी हेल्थ कोऑर्डिनेशन को बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है, और डिपेंड करता है और वो मतलब कि काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है और डिपेंड करता है वो क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो इस तरह से मतलब कि एग्रीकल्चर इंडिकेटर शुड नॉट बी डिटरमाइंड ओनली बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एक तो सिर्फ एक मिनिस्ट्री के द्वारा एग्रीकल्चर इंडिकेटर डिटरमाइन नहीं होने चाहिए, बाकी इन मिनिस्ट्री को भी, हेल्थ हुआ, एग्रीकल्चर, वाटर, इन सबको इन्वॉल्व होना चाहिए। इंडिकेटर वो है डायरेक्टली एड्रेस करना चाहिए आउटकम को। अगर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अगर आपका गोल है तो न्यूट्रिशन आउटपुट पर हेक्टेयर देखना चाहिए। थर्ड क्या है, मैट्रिक्स सच एज सोयल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वाटर यूज इफिशियंसी, फार्म बायोडाइवर्सिटी, ये हम कितना यूज कर रहे हैं। मान लो सोयल ऑर्गेनिक कार्बन, सोयल हेल्थ कार्ड एक काफी अच्छा स्टेप है, सोयल हेल्थ कार्ड, ठीक है। एआई पावर्ड सागू बागू पायलट प्रोजेक्ट इन तेलंगाना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूज कर लेना। सागू बागू प्रोजेक्ट तेलंगाना में फोकस ऑन इंप्रूविंग वाटर यूज इफिशियंसी के लिए सागू बागू, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए यूज किया जा रहा है। तो फोर्थ क्या, हमें मतलब कि सिर्फ क्रॉप डाइवर्सिटी, वी मस्ट नॉट मेजर ओनली क्रॉप डाइवर्सिटी एट द फार्म लेवल पे ही नहीं बल्कि हमें लैंडस्केप डाइवर्सिटी भी वो भी देखनी चाहिए। रीजनल डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप एंड डिग्री ऑफ इनकम ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ये सब हमें देखना चाहिए। उसके बाद क्या, फॉर इंस्टांस ए रीजन विद ओनली वन डोमिनेटिंग क्रॉप इज मोर सस्पेक्टेबल टू प्राइस शॉक एंड पेस्ट अटैक। A single indicator cannot justice to the multiple outcome that agriculture system is supposed to करो। हमें सिर्फ एक इंडिकेटर पे ही काम नहीं करना चाहिए। यील्ड has pulled India away from the devastating famine, इंडिया को, बट
हम ठीक है भूखमरी से तो आगे निकल गए यील्ड को क्रिएट करके, बट ओनली गोल हमारा ये नहीं है, हमें क्लाइमेट जो थ्रेट है उसको भी टैकल करना है और नेचुरल रिसोर्सेज है उनका इफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है। ये एक टाइम है मतलब कि टू चैंपियन ए न्यू पैराडिगम वेयर एग्रीकल्चर सक्सेस इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू नरिश पीपल, सस्टेन लाइवलीहुड एंड प्रोटेक्ट आवर प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। के लिए हमें प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना है। यूएपीए का काफी मिस यूज हो रहा है। यूएपीए इतना खतरनाक कानून है, आपको जेल में डाल दिया जाएगा जब तक आप इनोसेंट प्रूव नहीं होते। होता क्या है वैसे, जब तक आप इनोसेंट रहते हो तब तक आप बाहर रहते हो, लेकिन ये क्या है, अगर यूएपीए लग गया तो आपको अंदर डाल दिया जाएगा। नोबेल प्राइज किसके लिए मिला है? इकोनॉमी में। इकोनॉमी में नोबेल प्राइज मिला है किस चीज के लिए? नोबेल प्राइज मिला है रिचेस्ट 20% ऑफ द जो कंट्री है वर्ल्ड में टुडे 30 टाइम रिचर इन टर्म ऑफ एवरेज इनकम देन पुअरेस्ट 20%। तो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन आर करेक्टराइज्ड बाय सिक्योर प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट डेमोक्रेसी, while extracting institution are marked by insecure private and lack of political freedom। इनमें डिफरेंस का क्या कारण है? एक तो इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल फ्रीडम है, इकोनॉमिक फ्रीडम है, ये सब रीजन है। नोबल ल्यूक्रेट्स shed light on why inclusive institutions which are found to be extremely important for long term economic growth have not been adopted more country in the world। तो जो पुअर कंट्री है वहां पे इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो ये जो डिस्पैरिटी है इसका रीजन यही बताया है। ठीक है, तो इकोनॉमी का नोबल मिला है। तो किस किस को मिला है ये? डैरोन एकोमोलो, साइमन जॉनसन और जेम्स ए राइबनसोंग को। तो आप बाकी देख लेना। उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट, कनाडा के साथ इंडिया का टसल चल ही रहा है। कनाडा वालों ने इंडिया वालों को निकाल दिया, इंडिया वालों ने कनाडा वाले जो भी डिप्लोमेट्स थे उनको वापस भेज दिया। पाकिस्तान के साथ हमने क्या किया है, पाकिस्तान में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए थे, जो कि मतलब कि ये देख लेते हैं। पाकिस्तान ये इस्लामाबाद इसकी कैपिटल, अफगानिस्तान को टच करता है, ईरान को टच कर रहा है, ताजिकिस्तान को भी टच कर रहा है क्या? तो दिस वन इज पाकिस्तान। पाकिस्तान है ये पीओके है। और ये ताजिकिस्तान को भी थोड़ा सा टच कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा नहीं, तजाकिस्तान को नहीं टच कर रहा, आप देख लेना एक बार कर रहा है या नहीं। चाइना है और इधर से ही इंडिया है, तो ये पाकिस्तान है। तो एससीओ की मीटिंग में गए थे, तो ईरान एससीओ का नया मेंबर है, तो टोटल 9 मेंबर हो गए। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ईरान एक नया मेंबर है, ये ईरान है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर देखा। और क्या न्यूज़ रहेगी? हाँ, यूएस यूएई के साथ हमने जो सीईपीए किया था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो उसमें मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने रिव्यू करने के लिए बोला है। किसका इंपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम का। ठीक है, तो इस तरह से आज का एडिटोरियल यहीं पे अंत होता है। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट गाइज। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ और रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वो आप ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज।